आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी को लेकर, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएसटी के कॉन्सेप्ट से। तो आज जीएसटी का पूरा ओवरव्यू हम बात करेंगे कि जीएसटी में एक्चुअल में चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए जीएसटी फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे आपका जीएसटी। जीएसटी हम सभी जानते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, थोड़ा सा राइटिंग नहीं हुई, हाथ में चोट लगी हुई है तो ध्यान रखिए। गुड्स एंड सर्विस, ओके। ये हमारा क्या हो गया, इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया गुड्स एंड सर्विस का, ओके। तो आज हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं क्या होता है। चलिए जीएसटी का जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी का जो इम्प्लीमेंट है वो वली फॉर सेल और परचेज पे होता है। अगर हम ये बात कर लें कि ट्रांजैक्शन पे होता है, पर ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे जीएसटी हमसे कलेक्ट की जाती है और जीएसटी ली जाती है, क्लियर। तो आज हम जीएसटी के टोटल पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्लियर करेंगे और टोटल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी। जीएसटी मीन्स हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। तो जीएसटी का हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि एक्चुअल में जीएसटी क्या है भाई। तो जीएसटी सबसे फर्स्ट आएगा रजिस्ट्रेशन। क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जीएसटी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जीएसटी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ओके। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटो, ओके, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये क्या है? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। अब ये है प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका। अब जैसे जैसे आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐड होता जाएगा वो आपकी अलग से डॉक्यूमेंट क्या होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। अभी जैसे अगर इसमें हम बात कर लें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा? डीड। क्या आ जाएगा? डीड आ जाएगी, क्लियर। और इसी में अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर लें तो उसमें क्या आ जाएगा? एमओए आ जाएगा और एओए आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि चोट लगी हुई है, आप सब समझ लीजिएगा, ठीक। तो पीवीटी और एओए और एमओए आ जाता है, क्लियर। तो ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, इसमें इंक्लूडेड होते जाते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट हो गया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के पार्ट। जब हम रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 2 पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कितने पार्ट में होते हैं? तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होते हैं 2 पार्ट में। कितने पार्ट में होते हैं? 2 पार्ट में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कंपोजिशन स्कीम, एक होता है कंपोजिशन स्कीम और एक होता है रेगुलर स्कीम। क्या होता है? रेगुलर स्कीम होता है, ठीक ना। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन कराने हैं जीएसटी के, तो आप उसको क्या बताओगे? कंपोजिशन स्कीम या रेगुलर स्कीम, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। तो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है, ध्यान रखिए। हम कैसे किसी क्लाइंट को बताएंगे कि हमें कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए या रेगुलर स्कीम लेना चाहिए? तो कंपोजिशन स्कीम उसके लिए है जिसे आईटीसी की ज़रूरत नहीं है या सर्विस सेक्टर है जहाँ पे आईटीसी की ज़रूरत नहीं, जैसे होटल हो गया और अदर इंस्टीट्यूशन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, जहाँ पे हमें कुछ खरीद कर बेचना नहीं है, उसके लिए आपकी कंपोजिशन स्कीम सबसे बेस्ट है।
कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा भाई, कंपोजिशन स्कीम में आप के ऊपर जीएसटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। क्या होगा, जीएसटी की कोई भी लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी, ठीक, कैन नॉट बी अडॉप्ट। दूसरा, लायबिलिटी कैसे नहीं आएगी, क्योंकि आपको जीएसटी कस्टमर से रिसीव नहीं करना है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप कस्टमर से जीएसटी रिसीव नहीं कर सकते। तो जब हम कस्टमर से जीएसटी रिसीव नहीं करेंगे तो हमको जीएसटी फाइल भी नहीं करनी होगी, गवर्नमेंट को पे भी नहीं करनी होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट कि आपको यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा भाई जब हम आपको लायबिलिटी नहीं दे रहे हैं हमको आईटीसी भी नहीं देंगे, तो आप परचेस करते समय तो आप जीएसटी पे करोगे, बट उस जीएसटी की आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। सेकंड है कि आप किसी भी तरीके से इंटर स्टेट बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे भाई, इंटर स्टेट बिजनेस नहीं कर पाओगे, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्लियर। सेकंड, अगर हम बात करें तो अब ये तो हो गए आपके नेगेटिव पॉइंट, ठीक। पॉजिटिव क्या है कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि आपको जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर, ये सबसे बड़ा आपका कंसर्न है। सेकंड है कि आपको किसी प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। क्या नहीं करना है भैया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है किसी भी तरीके का। क्लियर। और क्या नहीं कर पाओगे भाई, आप टैक्स बिल इशू नहीं कर पाओगे, टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर पाओगे। आप क्या इशू करोगे, आप इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू करेंगे आप, बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, ठीक। समझ में आई। तो ये कंपोजिशन स्कीम में है। अच्छा, इसका क्या मतलब समझो कि अगर एक होटल वाला है जहाँ पर सिर्फ स्टे होता है, मतलब कि कोई क्लाइंट आया, रुका और सुबह चला गया, तो उस केस में हमने क्लाइंट को क्या बेचा, कुछ नहीं, ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो आया, स्टे किया और चला गया, पैसा दिया चला गया। और इस केस में अगर हम रेगुलर फॉर्म में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर से जीएसटी लेना पड़ेगा, फिर वो जीएसटी लेकर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, हम बच गए। इसलिए हम क्या है, कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, एक पॉइंट और, कंपोजिशन स्कीम कहाँ तक रह सकते हो आप, तो कंपोजिशन स्कीम में 1.5 CR, अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से नीचे रहेगा तभी आप कंपोजिशन स्कीम में रह पाओगे। और ये कंपोजिशन स्कीम किसके लिए बनाया गया, एमएसएमई के लिए बनाया गया है। किसके लिए, एमएसएमई के लिए, होगा ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ये हमारी कंपोजिशन स्कीम लाया गया है। और रेगुलर स्कीम में तो सभी आते हैं, जो जीएसटी के एक्ट में आते हैं वो सभी रेगुलर स्कीम में ही आते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि जीएसटी कितने पार्ट में होता है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होता है, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम में। बाय डिफ़ॉल्ट आपका हमेशा रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करनी है तो आप कंपोजिशन स्कीम में चूज कर सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। पॉइंट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब आगे क्या करना भाई, तो अब आएगा आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या आएगा, जीएसटी ट्रांजैक्शन, जीएसटी ट्रांजैक्शन क्या है भाई, जीएसटी ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, जीएसटी ट्रांजैक्शन क्या है भाई, जीएसटी ट्रांजैक्शन है आपका कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें क्या लगाना है, क्योंकि पार्ट ऑफ एलिमेंट। तो इससे पहले अगर हम बात करें पार्ट ऑफ एलिमेंट, अगर इसको हम अभी के लिए छोड़ दें और बात करें हम पार्ट ऑफ जीएसटी एलिमेंट, जीएसटी एलिमेंट क्या होते हैं भाई, एलिमेंट होते हैं फैक्टर्स, ऑब्जेक्ट। तो जीएसटी एलिमेंट जो है वो है फर्स्ट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ठीक, ये हो गया यूटीजीएसटी। ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है, पार्ट ऑफ एलिमेंट। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ पे आईजीएसटी लगाने हैं,
कहाँ पे CGST लगाने हैं, कहाँ पे SGST लगाने हैं, कहाँ पे UTGST लगाने हैं, ये हमको पता कैसे चलेगा, हम किसी भी बिल में कैसे लगाएंगे, तो उसी को कहते हैं हम GST ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या GST ट्रांजैक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो GST ट्रांजैक्शन वो किस बिहाफ पे लगते हैं। तो अगर हम बात करें GST ट्रांजैक्शन की, तो GST जो ट्रांजैक्शन है वो 2 पार्ट में लगाया जाता है। कौन कौन से पार्ट लगाए जाते हैं भाई? तो 2 पार्ट में हो गया, एक हो गया आपका इंटरस्टेट, एक हो गया आपका इंटरस्टेट और एक हो गया आपका इंट्रास्टेट। क्या हो गया भाई? इंट्रास्टेट हो गया। क्लियर? बात समझ में आई? एक हो गया इंटरस्टेट और एक हो गया इंट्रास्टेट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो इंटरस्टेट का मतलब होता है स्टेट टू स्टेट। क्या होता है? स्टेट टू स्टेट। जैसे हम यूपी में हैं तो यूपी से दिल्ली, यूपी से मुंबई, यूपी से कोलकाता, ये एक स्टेट टू स्टेट क्या होगा? बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो इस केस में क्या अप्लीकेबल होगा? अप्लीकेबल होगा IGST। क्या अप्लीकेबल होगा? IGST। आपके ट्रांजैक्शन पे क्या लगने वाला है? IGST लगने वाला है। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट हो तो इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है? विद इन स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है? विद इन स्टेट। विद मतलब कि एक ही स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट आप क्या कर रहे हो? सेल्फ परचेस कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे आपका लग जाएगा CGST एंड SGST एंड UTGST। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और कन्फर्म कर लीजिए भैया, UTGST क्या होता है? तो UT जैसे CGST सेंट्रल टैक्स, SGST स्टेट टैक्स, ऐसे UTGST भी स्टेट टैक्स है यूनियन टेरिटरी के केस में, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो 2 पार्ट में होते हैं। वो होता है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। क्लियर? चलिए 4th पॉइंट पे स्टेप नंबर 4 आप क्या बचा भाई? हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो अब आपके पास क्या बचा भाई? आप जब ट्रांजैक्शन करोगे तो क्या आएगा? GST लगेगी ना। तो चार्ज ऑफ GST क्या आएगा भाई? चार्ज ऑफ GST को चार्ज कैसे करेंगे? क्या करेंगे? चार्जबिलिटी ऑफ GST। दो इसके क्या होते हैं? इसके होते हैं आपके 2 पार्ट। कौन कौन से होते हैं भाई? इसके होते हैं 2 पार्ट। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फॉरवर्ड चार्जेस, एक होता है रिवर्स चार्जेस। एक होता है फॉरवर्ड चार्जेस, एक होता है रिवर्स चार्जेस। क्लियर? फॉरवर्ड चार्जेस क्या होता है और रिवर्स चार्जेस क्या होता है? फॉरवर्ड चार्जेस होता है कि हम एज ए कस्टमर सप्लायर को पेमेंट प्लस GST पे कर देते हैं। सपोज कि कोई भी सप्लायर जब बायर को कोई सामान सेल करता है तो बायर क्या करता है? सामान की वैल्यू प्लस GST सप्लायर को पेमेंट कर देता है और सप्लायर फिर क्या करता है? वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्जेस। इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड चार्जेस। लेकिन रिवर्स चार्जेस में क्या होता है जिसे हम कहते हैं RCM। जिसे हम क्या कहते हैं? RCM। इस रिवर्स चार्जेस में क्या होता है? रिवर्स चार्जेस में होता है कि लायबिलिटी किसी और की होती है और पे कोई और करता है। जैसे सप्लायर की लायबिलिटी और सप्लायर क्या है? RCM में रजिस्टर्ड है, तो जो बायर जो खरीद रहा है वो GST को पे करेगा। क्लियर? लेकिन एक केस और बनेगा कि सप्लायर और बायर, अब सप्लायर GST में रजिस्टर्ड है और उसने GST लेनी नहीं है क्योंकि वो RCM में है। और RCM का रूल्स होता है कि अगर आप RCM में हो तो आप कस्टमर से GST रिसीव नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब कस्टमर से जब GST रिसीव नहीं कर पाएंगे तो GST पे कौन करेगा? अल्टीमेटली बायर जो सर्विस अवेल कर रहा है। लेकिन बायर भी क्या है? GST में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब इस केस में GST कौन पे करेगा? तो गवर्नमेंट का कंसर्न क्या होता है? गवर्नमेंट का कंसर्न होता है भाई कि हमें तो GST चाहिए, हमें तो GST चाहिए, कोई भी दे, वो सप्लायर दो या बायर दो। तो अगर सप्लायर से वो नहीं ले पाता है तो बायर से लेता है, बायर से नहीं ले पाता सप्लायर से लेता है, क्योंकि GST वही कलेक्ट कर सकता है जो GST में रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ का गेम क्या है कि जो सप्लायर है वो RCM में है, जो सप्लायर है वो RCM में है और जो बायर है, कंज्यूमर है, वो GST में है ही नहीं। तो अब GST कंसर्न ये है कि सप्लायर GST रिसीव
कर नहीं सकता, और बायर जीएसटी में है नहीं, तो इस केस में जीएसटी कौन लेगा? तो इस केस में जीएसटी क्या हो जाएगी? जीरो, नील। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जीएसटी का क्या वैल्यू हो जाएगी? जीरो, नील। यहाँ पे जीएसटी नहीं लगने वाली है। ओके, चलिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का तो जीएसटी पे नहीं होना है भाई। चलो अच्छा, हम दोनों जीएसटी में नहीं है, चलो अच्छा आप पे कर देना, ऐसा तो कोई कंसर्न होने वाला नहीं है। तो ये इस केस में क्या आ जाएगा? आपकी जीएसटी जीरो हो जाएगी। ओके, डन। बात समझ में आ गई? चलिए, इसे कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्जेस, उसे कहते हैं फॉरवर्ड। तो अधिकतर हम लोग फॉरवर्ड चार्जेस यूज करते हैं, क्योंकि कस्टमर ही क्या करता है? जीएसटी पे करता है, और सप्लायर क्या करता है? गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। क्लियर? चलिए, अब बात हो गई चार्जेबिलिटी की। अब बात करेंगे जीएसटी फाइलिंग की। किसकी बात करने वाले भाई हम लोग? जीएसटी फाइलिंग की। जीएसटी फाइलिंग। ओके।